भारतीय जनता पार्टी जो मूल रूप से विचारधारा से जुड़ी हुई है वो सारी की सारी मेरे साथ हो गई। कांग्रेस में जो स्थानीय एमएलए है उससे जो सीनियर लीडरशिप है, जो पंचायत राज में जिला परिषद, पंचायत समिति प्रधान, इस स्तर के नेता जितने भी हैं और नगर पालिका में चेयरमैन और पार्षद स्तर के लोग सब के सब मेरे साथ आ गए। जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इन अलग अलग सेक्टर में, और हर साल का टारगेट बना करके टारगेट बेस्ड काम किया। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी पीने का पानी। यहाँ बिल्कुल समस्या बहुत बड़ी थी। क्योंकि मेरे पास पीडब्ल्यूडी था तो लगभग 2000 करोड़ रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी, इतनी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़क तंत्र पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करना बहुत बड़ी बात है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसको मैंने नया नहीं बनाया। ये 154 गांव हैं, 100% कनेक्टेड गांव अगर कहीं है तो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब क्रेडिट लेने की बात नहीं है क्योंकि सारा ढांचा मेरा तैयार किया हुआ है और पब्लिक जो है मेरे को क्रेडिट देती है इसकी। तो ये तो आप सर्वे करेंगे तो पब्लिक बोल रही है। मुझे तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां जुड़ गई, 36 कौम जुड़ गई और लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मज़ा आ रहा है मुझे तो। और मुझे लगता है कि जब रिजल्ट आएगा 3 तारीख बाद आपसे इंटरव्यू करूंगा तो विधायक के रूप में करूंगा। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान मौजूद हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर डीडवाना से ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि एक इंडिपेंडेंट के तौर पर बिना सिंबल के, यानी बिना पार्टी सिंबल के चुनाव लड़ना कितना मुश्किल होता है। सर, मैंने यहाँ से 4 बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में ये मेरा निर्दलीय के रूप में 5वां और पहला निर्दलीय के रूप में चुनाव है। यहाँ परिस्थितियां बदल गई। भारतीय जनता पार्टी जो मूल रूप से विचारधारा से जुड़ी हुई है वो सारी की सारी मेरे साथ हो गई। कांग्रेस में जो स्थानीय एमएलए है उससे जो सीनियर लीडरशिप है, जो पंचायत राज में जिला परिषद, पंचायत समिति प्रधान, इस स्तर के नेता जितने भी हैं और नगर पालिका में चेयरमैन और पार्षद स्तर के लोग सब के सब मेरे साथ आ गए। तो बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी चूंकि यहाँ चुनाव लड़ नहीं रही है, उनकी सारी लीडरशिप भी मेरे साथ आ गई। बसपा की जो लीडरशिप है वो भी मेरे साथ आ गई। तो कुल मिलाकर के मेरे को ये लगता है कि अब मैं निर्दलीय नहीं रह करके एक तरीके से संयुक्त रूप से जनता का उम्मीदवार हो गया। आपने जब आप मिनिस्टर थे, ताकतवर विभाग आपके पास में थे, शक्तिशाली मिनिस्टरों में आपका शुमार होता था। आपने जो विकास कार्य कराए मिनिस्टर रहते हुए, उसके बाद में आपने क्षेत्र बदल दिया, आप फिर से अपने क्षेत्र में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो ये उन जो आपने जो विकास कार्य कराए थे वो कितना सहयोग करेंगे आपको इस चुनाव में? कितना? 2013 से लेकर के 2018 तक मैं यहाँ का विधायक रहा दूसरी बार, और इसी दौरान राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी रहा। उस दौरान मैंने बिल्कुल प्लान वे में मास्टर प्लान एक तरीके से बना करके और 5 साल काम किया और एजेंडावार जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इन अलग अलग सेक्टर में, और हर साल का टारगेट बना करके टारगेट बेस्ड काम किया। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी पीने का पानी। यहाँ बिल्कुल समस्या बहुत बड़ी थी। तो वो परियोजना हमने 2003 से 8 के बीच में भी फर्स्ट फेज़ पूरा किया था, लेकिन सेकंड फेज़ 13 से 18 के पीरियड में हमने किया और हमारे यहाँ पर लगभग सभी गांवों में पीने का पानी और शहर में हिमालय का मीठा पानी लेकर के आए, जिस योजना पर 2739 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो इस परियोजना के माध्यम से बड़ा काम किया हुआ था। फिर मैं चूंकि चुनाव लड़ा नहीं 2018 में, चूंकि मेरे पास पीडब्ल्यूडी था
तो लगभग 2000 करोड़ रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी, इतनी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़क तंत्र पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करना बहुत बड़ी बात है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसको मैंने नया नहीं बनाया। ये 154 गांव हैं, 100% कनेक्टेड गांव अगर कहीं है तो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा, एक और चीज़ है, डीडवाना अब जिला बन चुका है। इसके लिए कहा जाता है कि इसके लिए प्रयास आपने किया था, लेकिन आप इसका श्रेय नहीं ले रहे, श्रेय कांग्रेस ले रही है। आप उसके नाम पे भी, आपको लगता है कि उससे सहयोग मिलेगा आपके इलेक्शन में? देखिए, जो जिला बनाने की नींव हमने 2004 में रख दी थी। सबसे पहले जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय और बस का डिपो, ये हमने उसी समय लाना शुरू कर दिया था। दूसरे कार्यकाल में ये तो थे ही थे। पीएचडी का जो एससी का ऑफिस है वो ले आए, पीडब्ल्यूडी का एससी का ऑफिस ले आए, और नए जो हमारे मेडिकल का जिला स्तर का हॉस्पिटल बना दिया 300 बेड का, और पुलिया बना दिए। मिनी सचिवालय हमने बनाया। तो कुल मिलाकर के जो आधारभूत ढांचा है वो सारा तैयार कर दिया था। लगभग 13 ऑफिस ऐसे थे जो जिला स्तरीय थे, 5 विधानसभा के लिए, वो यहाँ खोल दिए थे। तो नींव तो रख चुके थे। अब क्रेडिट लेने की बात नहीं है, क्योंकि सारा ढांचा मेरा तैयार किया हुआ है और पब्लिक जो है मेरे को क्रेडिट देती है इसकी। तो ये तो आप सर्वे करेंगे तो पब्लिक बोल रही है। अच्छा, आप जब आप चुनाव जीते हैं, ये भी एक इत्तेफाक है, तभी आप मिनिस्टर बने हैं। तो अगर आप फिर से एक बार चुनाव जीतते हैं और आपको फिर वही विभाग मिलते हैं, तो क्या योजनाएं हैं अपने क्षेत्र के लिए? जितने जो काम आपने 2018 में अधूरे छोड़ दिए थे, वो क्या है जिन्हें आप पूरा कर पाए? अभी पहली प्राथमिकता तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की है, सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरी, चूंकि जिला बन गया तो जिला स्तरीय कार्यालय सब एक जगह ही, मतलब एक तरीके से मिनी सचिवालय बन करके उसमें कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम, डीवाईएसपी और सारे जो एचओडीज हैं हर डिपार्टमेंट के, वो वहीं बैठे। तो एक तो दूसरी प्राथमिकता ये। तीसरी, यहाँ जो हमारा हॉस्पिटल है सिटी का, उसका विस्तार करना। चौथी, जो एजुकेशन हब, इसको डेवलप करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए इंडस्ट्रीज हम कुछ यहाँ लाना चाहते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो। और एक एक्सप्रेस वे जो प्रपोज था, वो वापस भारत सरकार से बात करके उसको चालू करवाना। उसमें एक छोटा एयरपोर्ट भी है 500 करोड़ रुपए का, वो योजना मेरी अप्रूव कराई हुई है। क्योंकि लैंड एक्विजिशन हुआ नहीं, तो सरकार के पीछे पड़ करके लैंड एक्विजिशन करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आप वसुंधरा राजे के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। अब जब आपको टिकट नहीं मिला और आपने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर दिया, लेकिन मैडम के और भी लोग करीबी थे, उन्हें भी टिकट नहीं मिला, मैडम ने बीजेपी नहीं छोड़ी, तो आप ये सामंजस्य फिर से बिठा पाएंगे? फिर से रिश्ते जो थे, क्या वो सिर्फ राजनीतिक रिश्ते थे या ये रिश्ते आगे बहाल होंगे? देखिए, राजनीतिक जीवन में हमेशा आपको पद मिले या आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे, ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता यह है कि जिस जनता ने आपको ये मान सम्मान दिया और इस स्तर तक आप पहुंचे, उसको तो आप मझधार में नहीं छोड़ सकते। तो अभी मेरी जो प्राथमिकता है वो जनता है और यहाँ के अधूरे काम को पूरा करना, ये मेरी प्राथमिकताओं में है। तो अभी मेरा फोकस अभी चुनाव को जीतना, फिर जीतने के बाद में परिस्थितिजन्य फैसले होंगे, क्या किसकी सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, उस पर सारा डिपेंड करेगा। तो आपके रिश्ते किससे थे या किससे रहेंगे, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन रिश्ते में क्यों खराब करूंगा? रिश्ते अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है और जन सेवा अपनी जगह है, तीनों चीज़ अलग अलग हैं। तो राजनीति मुझे करनी है और जन सेवा भी मुझे करनी है। तो मेरी प्राथमिकताओं में अब ये हैं दोनों चीज़ें। अच्छा, रिश्तों की आपने बात की, जनसेवा की आपने बात की, राजनीति की आपने बात की, लेकिन हमने आपकी स्पीचें देखी हैं जब आप जो है मंच से कहते हैं कि मेरी किसी विचारधारा से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई तो यहाँ के जो विधायक हैं मौजूदा, उनके जो अत्याचार हैं उनसे लड़ाई है। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं, क्या लोग उससे जुड़ रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं? देखिए, स्थानीय विधायक पिछले 5 वर्षों से बड़े मार्जिन से चुनाव जीता, लगभग 40,000 वोटों से चुनाव जीता।
लेकिन एक तो अनुभवहीनता और एक आसपास का जो उनका एडवाइजरी बोर्ड था उसमें ऐसे लोग आ गए जो अनुभवी भी नहीं थे, स्वार्थी लोग थे, और उन्होंने भ्रष्टाचार को अपना एजेंडा बना लिया। उसके माध्यम से वो चाहे किसी भी कार्यालय में, विशेष रूप से जो नगर पालिका है उसमें ठेका बिना 40% कमीशन के नहीं मिलता। एक दूसरा, तहसीलदार ऑफिस में एक ऐसे तहसीलदार को लगा दिया जो शराब पीता था, उसका बेटा हस्ताक्षर करता था, और एमएलए साहब के यहाँ से पर्ची आती थी तो रजिस्ट्री तभी होती थी और जो परसेंटेज था फिक्स था। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी और पीएचडी में भी इन्होंने कब्जा कर लिया, थाने तहसील कर लिया, प्रधान कमजोर बना करके दोनों पंचायत समितियों पे कब्जा कर लिया। तो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैल गया और फिर गुंडे टाइप के लोग इनके साथ हो गए, तो उन्होंने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। और जैसे मैं उदाहरण दूं, नगर पालिका में ईओ मेरे कार्यकाल में सिर्फ एक ही रहा और चला गया, कोई आरोप नहीं लगा। इन्होंने 8 बदले। क्यों बदले? क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग गलत काम करें और उसके पेटे ये पैसे लें। तो ये जो भ्रष्टाचार फैलाया उसके खिलाफ मेरा मतलब लड़ाई है। इन्होंने लोगों को भयभीत कर करके वसूलियाँ शुरू करी, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। अन्याय का मतलब ये है कि लोगों की जमीनों पे कब्जे किए, जो विधवाएं थी उनका हक खा गए, गरीबों का राशन खा गए, तो ये अन्याय है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। और यहाँ जो विकास बहुत हाई स्पीड से चल रहा था वो रुक गया, तो उसको वापस पटरी पर लाना, उसके पक्ष में मेरा मतलब सकारात्मक रूप से कि वापस डेवलपमेंट शुरू हो इस क्षेत्र में। तो इन मुद्दों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो अभी मैं अगर राजनीतिक पार्टियों को टारगेट बनाऊं तो मेरी प्राथमिकता में विधानसभा है, क्योंकि 199 सीटों को मैं चूंकि निर्दलीय हूं तो मैं मान लीजिए दूसरी सीटों की बात क्यों करूं। अभी मेरी प्राथमिकता भी यही है और जनता भी यही चाहती है, इसलिए जनता जोड़ रही है। अच्छा, आपको विकास पुरुष कहा जाता है। विकास पुरुष के तौर पर बिना पार्टी सिंबल के चुनाव लड़ना ये कितना मुश्किल है? मुझे तो बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां जुड़ गई, 36 कौम जुड़ गई और लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मजा आ रहा है मुझे तो। और मुझे लगता है कि जब रिजल्ट आएगा 3 तारीख बाद आपसे इंटरव्यू करूंगा तो विधायक के रूप में करूंगा। तो आश्वस्त है कि आपको जीत मिलेगी? मेरे आश्वस्त होने से काम नहीं चलेगा। आप जनता में जाकर के पूछिए, जनता ने फैसला कर लिया कि इस भ्रष्टाचार, भय और अन्याय और अत्याचार को खत्म करने के लिए और इस अनुभवहीन व्यक्ति को हटाने के लिए, जिसके पास प्रशासनिक अनुभव है, जिसने परफॉर्मेंस दी है, उस व्यक्ति को हम चुने, और जिसका कार्यकाल निष्कलंक रहा है, कोई आरोप नहीं है, उस व्यक्ति को चुने जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो।